राजस्थान के इतिहास में आज हम राव मालदेव के बारे में पढ़ेंगे। मैं इससे पहले आपको राव मालदेव की विजयों के बारे में आपको बता चुका हूँ। मैंने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि 1532 में राव गांगा की मृत्यु के बाद मारवाड़ के सिंहासन पर मालदेव गद्दी पर बैठे थे। बहुत छोटा सा राज्य था राव गांगा के पास, सिर्फ जोधपुर और सोजत के परगने थे। इस छोटे से राज्य को लेकर कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं पाली जा सकती थी। राजस्थान की राजनीति उन दोनों बहुत जटिल स्थिति में थी। कोई ऐसा बड़ा राज्य नहीं था देश में जो कि दिल्ली को चुनौती दे सके। मेवाड़ से उम्मीद की जा सकती थी, परंतु मेवाड़ खुद इस समय आंतरिक कलह से ग्रसित था। मेवाड़ के अधिकांश महत्वपूर्ण शासक मारे जा चुके थे। मेवाड़ के ऊपर गुजरात और मालवा का दबाव था और उस मेवाड़ से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि इन परिस्थितियों में वो राजस्थान को नेतृत्व प्रदान कर सके। परंतु इसी दौर में जब खानवा का युद्ध हुआ हो, उसके कुछ वर्षों बाद ही राजस्थान का नेतृत्व हम मारवाड़ के रूप में देखते हैं। यानी कि एक बहुत आश्चर्य की बात है कि उस खानवा के युद्ध में जब राजस्थान के अधिकांश शासक मारे जा चुके थे और अधिकांश राज्यों में नेतृत्व का अभाव पैदा हो गया था, उस समय में मारवाड़ जैसे छोटे से राज्य ने नेतृत्व का बीड़ा उठाया था और ये नेतृत्व किया था तत्कालीन राठौड़ शासक राव मालदेव ने। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1532 से लेकर 1578 तक का कार्यकाल इन मालदेव का है और इस अवधि में एक बहुत लंबा संघर्ष उन्होंने दिल्ली के खिलाफ किया है। दिल्ली के चाहे वो अफगान शासक हों, चाहे वो मुगल शासक हों, इन शक्तिशाली शासकों के विरुद्ध एक शक्तिशाली नेतृत्व इस मारवाड़ का रहा है। जोधपुर और सोजत जैसे छोटे परगनों से मालदेव संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने बहुत जल्दी अपने राज्य का विस्तार किया। भादाजून जैसे प्रदेश को उन्होंने जीता। नागौर का जो शक्तिशाली राज्य था उसको उन्होंने पराजित किया। मेड़ता के वीरम को पराजित किया। बीकानेर के कल्याणमल को उन्होंने पराजित किया। सिमाना और जालौर के प्रदेशों को उन्होंने पराजित किया। बयाना और धौलपुर तक के प्रदेशों को उन्होंने अपने राज्य का भाग बनाया और उनकी सीमाएं अब दिल्ली को स्पर्श करती थी। एक छोटे से राज्य से बहुत जल्दी एक विशाल राज्य के रूप में परिवर्तित करना मालदेव की एक बहुत बड़ी सफलता थी। आलोचना की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि वो काल संकट का था और इस समय अपने जो राज्य थे, अपने जो सहधर्मी थे, उनसे दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए थी। परंतु मालदेव ने इन सारी चुनौतियों का मुकाबला करते हुए बीकानेर और मेड़ता जैसे राज्यों का विलय किया। हालांकि इसके दुष्परिणाम आगे जाके हम देखते हैं। जो राजस्थान के महत्वपूर्ण शासक थे उनका सहयोग मालदेव को नहीं मिला। परंतु मेरे समझाने का आशय यह है कि उस युग में जहां राजस्थान के पास, देश के पास नेतृत्व नहीं था, उस युग में एक बहुत शक्तिशाली नेतृत्व मालदेव के रूप में हमको राजपूताने के अंदर देखने को मिलता है। अब आइए उस स्थिति में दिल्ली की स्थिति क्या थी। दिल्ली की स्थिति ये थी, दिल्ली की स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है कि दिल्ली ऊपर शासन करने वाला व्यक्ति राजस्थान की राजनीति को कितना प्रभावित कर सकता था। दिल्ली में हुमायूं का शासन था, कमजोर था और उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए अफगान जो पराजित हो चुके थे मुगलों से, वो दोबारा सर उठा रहे थे और इन अफगानों ने अपनी शक्ति को मजबूत बनाते हुए बहुत जल्दी हुमायूं को देश के बाहर निकालने का रास्ता प्रशस्त किया। और अब इसका कारण यह था, अफगानों को एक नेता मिल गया शेरशाह सूरी के रूप में और उस शेर खान ने या शेरशाह ने चौसा और कन्नौज के युद्धों में हुमायूं को बुरी तरह पराजित किया और हुमायूं देश छोड़ने के लिए विवश हो गया। और दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करने के बाद ये शेरशाह सूरी अपने आप को मजबूत बनाने में लगा।
उसके सलाहकारों ने उसको यही राय दी कि मुगलों को आपने भगा दिया है, अब आपको सबसे पहले दक्षिण भारत जीतना चाहिए। उसके सलाहकारी चाहते थे कि शेरशाह सूरी अलाउद्दीन खिलजी की तरह पहले दक्षिण भारत जीते। अलाउद्दीन खिलजी के सलाहकारों ने उसको यही राय दी थी। शेरशाह सूरी के सलाहकार भी उसको दक्षिण भारत जीतने की सलाह देते हैं, परंतु शेरशाह सूरी ने ये सलाह नहीं मानी। उसका कहना था कि उत्तरी भारत में ऐसे अनेक विधर्मी शासक हैं, विधर्मी शासक से मतलब भारतीय शासक हैं, हिंदू शासक हैं, जिन्होंने मुस्लिम राज्यों को समाप्त कर दिया है। ऐसे मुस्लिम राज्यों को जिन हिंदू राज्यों ने समाप्त किया है, मैं उनको जड़ से उखाड़ूंगा। और ऐसे शासकों में मालदेव प्रमुख थे। अजमेर और नागौर जैसे जो राज्य थे, उनको मालदेव ने सत्ता से बाहर किया था। एक और बात थी कि इस धार्मिक कारण के साथ साथ जहां जहां भी शेरशाह ये सोचता था कि विधर्मी और शासन है, काफिरों और शासन है, उनको उनसे चुनौती मिलने का डर था और इसलिए ऐसे राज्यों को कुचलना चाहता था। मालदेव उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था और शेरशाह इसलिए इस धार्मिक कारण के कारण भी मालदेव के ऊपर आक्रमण करना चाहता था। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि जब हुमायूं चौसा और कन्नौज के युद्ध में पराजित होने के बाद देश छोड़ के भाग रहा था, उस समय मालदेव ने 20,000 सैनिकों की सहायता देने का प्रस्ताव हुमायूं के पास भिजवाया था। हुमायूं ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उसको देश की सीमाओं के बाहर से सहायता मिलने की उम्मीद थी, देश से चला गया, परंतु इस प्रस्ताव का परिणाम मालदेव को भुगतना पड़ा। मालदेव के इस प्रस्ताव का परिणाम यह निकला कि शेरशाह सूरी को यह लगा कि मालदेव कभी भी उनकी सत्ता को चुनौती दे सकते हैं, कभी भी हुमायूं या मुगलों के साथ मिलकर उसको सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। इसलिए यह प्रस्ताव मालदेव के लिए एक अभिशाप बन गया और शेरशाह ये चाहता था कि हुमायूं को जिंदा या मुर्दा पकड़ के शेरशाह को सौंपा जाए। मालदेव ने ऐसा नहीं किया था, इसलिए शेरशाह मालदेव के साथ युद्ध करना चाहता था। तीसरा एक और कारण हो सकता है, वो कारण था साम्राज्य विस्तार की भावना। मालदेव भी बहुत महत्वाकांक्षी थे। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनके खोए हुए स्थान को प्राप्त करने के लिए, उनके खोए हुए जो स्थान थे उनकी पूर्ति करने के लिए मालदेव चाहते थे कि वो महाराणा सांगा का स्थान लें, वापस अपने प्रदेशों को वो जीतें। उनकी सीमाएं दिल्ली तक पहुंच चुकी थीं, उनकी सीमाएं शेरशाह सूरी के राज्य को स्पर्श करती थीं। शेरशाह सूरी भी कम महत्वाकांक्षी नहीं था, मुगलों को पराजित कर चुका था, मुगलों को देश से वो बाहर निकाल चुका था और दोनों की महत्वाकांक्षाएं टकरा रही थी। अतः शेरशाह सूरी ने यह निर्णय किया कि मालदेव को निर्णायक रूप से पराजित किया जाए और इसके लिए उसने अपनी सैनिक तैयारी की। 80,000 की सेना और तोपखाना उसने लिया और आगरा से वो रवाना हुआ। आगरा से रवाना हुआ है, वो दिल्ली से रवाना नहीं हुआ। मालदेव को धोखा देने के लिए आगरा से उसने सीधा रास्ता अपनाना है नहीं, आगरा से वो भरतपुर होता हुआ, अजमेर होता हुआ मारवाड़ पहुंच सकता था, परंतु इस रास्ते को उन्होंने नहीं चुना। इस रास्ते में भारतीयों की मजबूत किलेबंदी थी, मालदेव की मजबूत किलेबंदी थी और शेरशाह ये अच्छी तरह जानता था कि एक अनजान प्रदेश में एक अनजान राजा के साथ मुकाबला उसको भारी पड़ सकता है। इसलिए वो किसी ऐसे नए रास्ते की खोज में था जिस रास्ते से वो बहुत सेफ मालदेव के दरवाजे तक वो पहुंच सके। एक और तरीका था, वो पहले बीकानेर जाए और बीकानेर को जीतने के बाद फिर वो मारवाड़ के ऊपर आक्रमण करे। बीकानेर से मारवाड़ पास था, परंतु इस रास्ते में राठौड़ों की मजबूत किलेबंदी थी। एक और तरीका था कि शेरशाह सूरी पहले अजमेर जीतता, अजमेर से वो मेड़ता जीतता और मेड़ता से वो जोधपुर आक्रमण करता, परंतु ये भी रास्ता सेफ नहीं था क्योंकि इसमें काफ़ी नुकसान हो सकता था, काफ़ी मारकाट हो सकती थी।
राठौड़ भी कम नहीं थे, हिंदू सेनाएं भी कम नहीं थी, बहुत नुकसान हो सकता था, जीत की कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि इससे पहले कोई शक्तिशाली भारतीय सेना से उसका मुकाबला भी नहीं हुआ था। इसलिए उसने अपनी सेना को सीधे रास्ते से वो नहीं ले गया, वो आगरा से दिल्ली आया, दिल्ली से वो नारनौल आया, नारनौल से वो फतेहपुर शेखावाटी आया, फतेहपुर शेखावाटी से वो डीडवाना आया। डीडवाना में उसका मुकाबला कुंपा से हुआ। कुंपा मालदेव के सेनापति थे जो कि डीडवाना में मोर्चाबंदी लिए हुए थे, परंतु दुर्भाग्य से शेरशाह सूरी की सेना ने कुंपा को पराजित कर दिया। कुंपा वहां से रवाना हो गए। डीडवाना की पराजय के बाद वो जोधपुर पहुंचे। कुंपा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने की मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण की सूचना दी थी। इसका मैं दूसरा अर्थ निकालूं कि शेरशाह सूरी की सेना डीडवाना तक पहुंच गई, जहां से मारवाड़ ज्यादा दूर नहीं है, जोधपुर ज्यादा दूर नहीं है। तब जाके मालदेव को इस बात की सूचना मिली थी कि शत्रु उनके दरवाजे तक आ पहुंचा है। विडंबना थी कि भारतीय गुप्तचर प्रणाली कमजोर थी। शेरशाह सूरी के आक्रमण की सूचना लंबे समय तक मालदेव तक नहीं पहुंची थी, और जब पहुंची थी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेरशाह सूरी की सूचना डीडवाना तक आ चुकी थी, और डीडवाना से शेरशाह सूरी के सामने दो रास्ते थे। वो डीडवाना से अजमेर चला जाए, और या फिर सीधे वो जोधपुर आक्रमण के, दोनों बराबर पड़ते थे उसके लिए, परंतु मोर्चाबंदी उसकी अधिक मजबूत नहीं थी। दोनों स्थान न तो वो अजमेर पहुंचा और न वो जोधपुर पहुंचा। वो सीधा वहां से बाबरा नामक स्थान पर गया। अजमेर से 28 मील की दूरी पे है, और बाबरा नामक स्थान पर उसने सुमेल नामक स्थान पर, बाबरा के पास सुमेल नामक जो गांव था, वहां पर उसने अपना डेरा डाल लिया। मालदेव जो थे उन्होंने जब इस आक्रमण की सूचना मिली, सेना से रवाना हुई और ग्री नामक स्थान पर उन्होंने अपना डेरा डाला। यानी कि ग्री में मालदेव थे और सुमेल नामक स्थान पर शेरशाह सूरी थे, और इसलिए इस युद्ध को ग्री सुमेल का युद्ध कहा जाता है। दोनों अलग अलग स्थान है, दोनों के बीच दूरी है, यानी कि शेरशाह और मालदेव के बीच करीबन 12 मील की दूरी थी। जो ग्री नामक स्थान था वहां पर मालदेव अपना डेरा जमाए हुए थे अपनी सेना सहित, और जो सुमेल नामक स्थान था वहां पर शेरशाह सूरी अपना डेरा जमाए हुए थे। अब शेरशाह सूरी ने अपने आप को मजबूत स्थिति में बनाए रखने के लिए उसने सैनिक तैयारी की, अपने शिविर की उसने नाकेबंदी की, उसने चारों तरफ खाइयां खोदी, और जहां खाई नहीं खोद सकता था वो वहां उसने मिट्टी को बोरों में भर के एक मजबूत उसने दीवार बनाने की कोशिश की। रेत के बोरे उसने तैयार की और रेत के बोरों से उसने दीवार बनाई। और एक और उसने चालाकी की, आगरे से उसने कुछ सैनिक दस्ते उसने बुलाए, और उसने उन दस्तों को बुला के आदेश दिया कि वो अजमेर के ऊपर आक्रमण करें, ताकि मालदेव का ध्यान डाइवर्ट हो सके, ध्यान बढ़ सके। इसलिए एक दस्ते ने, शेरशाह सूरी के जो नया दस्ता था जो आगरा से आया था, उस दस्ते ने अजमेर के ऊपर आक्रमण किया। अब ध्यान डाइवर्ट हुआ या नहीं हुआ ही होगा, परंतु मालदेव मजबूती से उस मैदान में डटे रहे, और शेरशाह सूरी ये समझते थे कि मालदेव पहले आक्रमण करेंगे, परंतु दोनों पक्ष पहला आक्रमण करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। तारीख शेरशाही नामक ग्रंथ हमें बताता है कि 1 महीने तक दोनों सेनाएं आमने सामने तक पड़ी रहीं, एक दूसरे की शक्ति को तौलती रहीं। इस बीच शेरशाह ने एक षड्यंत्र रचा। सीधे आक्रमण में जब ये लोग कामयाब नहीं होते थे, सीधे आक्रमण की जब इनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी, तो ये षड्यंत्रों का सहारा लेते थे, कूटनीति का सहारा लेते थे। शेरशाह सूरी ने भी यही उपाय अपनाया। मालदेव अपनी सीमाओं में थे, अपने कर्मस्थली में थे। मालदेव की सेना को वहां पर कोई कष्ट नहीं हो रहा था, रसद पानी उनको बहुत अच्छी तरह मिल रही थी, बाकी सेनाएं भी उनको आसानी से उपलब्ध हो सकती थी। परंतु शेरशाह सूरी के सामने ये जटिल स्थिति थी कि वो जिस मैदान में पड़े हुए थे वो उसका मैदान नहीं था, उसकी ज्योग्राफिकल स्थिति से भी ज़्यादा परिचित नहीं था, रसद पानी की भी समस्या थी,
दिल्ली बहुत दूर था, दिल्ली से सैनिक आने में भी काफ़ी समय मिल सकता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इस मैदान में जीत की कोई गारंटी नहीं थी। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि इस युद्ध का परिणाम शेरशाह सूरी के ही पक्ष में रहेगा। इसलिए शेरशाह सूरी ये चाहता था कि किसी भी तरह छल कपट से इस युद्ध में उसको जीत हासिल हो जाए। और इसके लिए उसने एक षड्यंत्र किया। उसने जो षड्यंत्र किया था वो षड्यंत्र मालदेव की सेना में फूट डालने का था। उसने मेड़ता के विद्रोही शासक जो कि मालदेव से नाराज थे, वीरमदेव, उनकी सहायता से जो मालदेव के सेनापति थे जैता और कूपा, उनको 20-20 हजार रुपये दिए। ध्यान से सुन लीजिए कि जैता और कूपा को वीरम ने, जो कि शेरशाह से मिले हुए थे, 20-20 हजार रुपये मिलवाए। और 20 हजार रुपये इस बात के लिए थे कि कूपा जो है 20 हजार रुपये के कंबल खरीदेगा और जो जैता है वो सिरोही की तलवार खरीदेगा। यानी कि जैता और कूपा को 20-20 हजार रुपये इस बात के लिए दिलवाए गए कि वो सिरोही की तलवार खरीदेंगे और कंबल खरीदेंगे। पर ये 20-20 हजार रुपये जब पहुंचवा दिए गए तो मालदेव के पास ये सूचना भिजवाई गई कि जैता और कूपा शेरशाह सूरी से मिल गए हैं, उन्होंने 20-20 हजार रुपये की रिश्वत ली है। और जब मालदेव को इस बात की सूचना मिली कि उसके विश्वस्त सेनापति जैता और कूपा 20-20 हजार रुपये की रिश्वत में बिक गए हैं, मालदेव ने युद्ध नहीं लड़ने का फैसला किया। जैता और कूपा की शिविरों की जब उसने तलाशी करवाई तो वहां 20-20 हजार रुपये मिले, परंतु मालदेव ने इन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश नहीं की कि ये 20 हजार रुपये किस बात के दिए गए हैं। वो षड्यंत्र की बात सोच नहीं सके। शेरशाह अपने मकसद में कामयाब रहा और मालदेव ने युद्ध से पलायन करने की घोषणा कर दी। एक और षड्यंत्र बताया जाता है कि शेरशाह सूरी ने इस बात की अफवाह फैलाई कि जैता और कूपा उसको बिक गए हैं और जैता कूपा उसको मालदेव को गिरफ्तार करके शेरशाह को सौंप देंगे। मालदेव अपने सैनिकों के इस कथित विश्वासघात, काल्पनिक विश्वासघात की बात से डर गए। आधी रात को उन्होंने अपनी आधी सेना लेकर युद्ध मैदान से पलायन कर दिया। ये पहला युद्ध था जिसमें राजा युद्ध की भूमि बिना लड़े युद्ध भूमि से पलायन कर रहा है। जैता और कूपा की जो विश्वस्त सेना थी वो वहीं पड़ी रही। और जैता कूपा को जब ये बात मालूम पड़ी कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है और राजा उनसे बिना पूछे युद्ध मैदान से चला गया है, तो उन्होंने अपनी निष्ठा, अपनी स्वामी भक्ति को दिखाने के लिए अकेले ही युद्ध लड़ने का फैसला किया। आप कल्पना करिए, जो 10-12 हजार, कुछ इतिहास कहते हैं 20 हजार सैनिक, 20 हजार हिंदू राजपूतों की मदद से जैता और कूपा ने युद्ध करने का फैसला किया। और उस गिरिसामल के युद्ध में जो आक्रमण इन दोनों वीरों ने किया था वो कहते हैं इतना भयंकर था कि शेरशाह सूरी के तोपखाने को भी उन्होंने उखाड़ फेंका था। और शेरशाह सूरी की सेना जो 80 हजार की घुड़सवार सेना थी वो भी एक बार युद्ध का मैदान छोड़ने के लिए बाध्य हुई थी। इसी समय एक आगरा से सेना और आ गई थी और उस सेना ने शेरशाह सूरी की मदद कर दी थी। उस सेना के आने के बाद शेरशाह सूरी की सेना जीत की ओर बढ़ने लगी। संपूर्ण जो सेना थी जैता कूपा की वो मारी गई और ये युद्ध था, जो जीता जा सकता था, वो हार में बदल गया। और इस युद्ध के परिणाम कितने भयंकर हो सकते थे, शेरशाह सूरी को जब ये मालूम पड़ा कि वो युद्ध जीत चुका है, परंतु उस युद्ध से वो इतना डर गया था कि उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया था और ये कहा था, मैं 2 मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। इसका मतलब ये था कि शेरशाह सूरी अगर संपूर्ण मालदेव की सेना के साथ लड़ जाता तो उसका अंत इसी रेगिस्तान में हो सकता था। वो तो छल कपट के द्वारा सेना में फूट डलवा दी और
हमारे अधिकांश सैनिक उस युद्ध में मारे गए, परंतु अगर पूरी सेना के साथ शेरशाह सूरी का मुकाबला होता तो शायद उसको भी हिंदुस्तान छोड़ना पड़ता, और शायद इसके लिए उसने ये शब्द चुने थे कि दिल्ली का तख्त राजस्थान के स्थान के लिए वो उसको छोड़ना पड़ सकता था। 2 मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह जा सकती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था ये, परंतु ये युद्ध बहुत निर्णायक था। पृथ्वीराज चौहान, हमीर, सांगा जैसे शासकों का युग अब समाप्त हो रहा था। मालदेव साहब उस परंपरा के अंतिम शासक थे जो कि दिल्ली की उस विदेशी शक्ति को चुनौती दे रहे थे। इसके बाद हमें ऐसा कोई शासक नजर नहीं आता प्रताप को छोड़ के जो कि राजस्थान की राजनीति में राजस्थान का नेतृत्व कर सके और इस कूटनीति से दिल्ली को चुनौती दे सके। मालदेव की भी अगर हम मूल्यांकन करें, निश्चित रूप से वीर थे, साहसी थे, परंतु उनकी एक गलती जरूर थी, उन्होंने अपने सहधर्मी भाई बंधुओं को नाराज कर लिया। जो मेड़ता के वीरम थे वो तो उनके रिश्तेदार थे, उनके सामंत थे। एक छोटी सी बात के लिए वीरम का राज्य छीन लिया गया। कल्याणमल भी उनके रिश्तेदार थे, उनके भाई बंद थे। जोधपुर का जो राज्य था वो जो बीकानेर का राज्य था वो जोधपुर से निकला था, रक्त संबंधी थे। कल्याणमल को वो अपने साथ रख सकते थे। और मैं ये भी कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शेरशाह सूरी की विजय में बहुत कुछ वीरम और कल्याणमल यानी कि मेड़ता और बीकानेर के शासकों का हाथ रहा होगा, क्योंकि लड़ने वाले मेड़ता और बीकानेर के सैनिक अपने ही स्वधर्मी के साथ लड़े होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान अपनी वीरता से कभी नहीं हारा, हिंदुस्तान अपने लोगों से ही हार गया। चाहे वो खानवा हो, चाहे वो हल्दी घाटी हो, चाहे और महत्वपूर्ण युद्ध हो, हम ऐसे लोगों की एक लंबी श्रृंखला पाते हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए शत्रु के साथ हाथ मिलाए थे। इस ग्रीष्म मेले के युद्ध में भी हमको, हालांकि वीरमदेव और कल्याण वीर थे, साहसी थे, परंतु अपने स्वार्थ के लिए, अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए उन्होंने शेरशाह की मदद की थी और अपने ही सहधर्मी को पराजित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा। कल हालांकि हम एकदम निर्दोष तो हम मालदेव को भी नहीं कह सकते, गलतियां उनकी भी थी, उनको भी सांगा की तरह सबको साथ लेके चलना चाहिए था। अगर बीकानेर और मेड़ता जैसे राज्य मारवाड़ के साथ होते तो शायद इतिहास कुछ और होता, देश का इतिहास कुछ और होता, परंतु इतिहास में बहुत सी बातें काश में रह जाती हैं। अगर ऐसा होता, इसमें रह जाती हैं। हिंदुस्तान जीतते हुए भी पराजित हो जाता था, अपने ही के कारण, अपने लोगों के कारण, अपने स्वार्थों के कारण। धन्यवाद।